हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मुरली धाकड़। मैं आपके लिए लेकर एक नया वीडियो और आज अपन पढ़ेंगे रीनल फेलियर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या होता है इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपका तीसरा टॉपिक है रीनल सिस्टम डिसऑर्डर का। पहला अपन पढ़ चुके हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा है अपना नेफ्रोटिक एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि रीनल फेलियर क्या होता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। रीनल फेलियर का मतलब होता है कि किडनी की जो फंक्शनिंग होती है, क्या होती है? फंक्शनिंग का में अल्ट्रेशन आ जाना या उसकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाना या उसकी फंक्शनिंग लॉस हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर। कहने का मतलब किडनी का नॉर्मल फंक्शन होता है अपनी बॉडी के अंदर की वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अगर अपनी किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? अपन रीनल फेलियर। इसकी फंक्शनिंग के अंदर क्या हो रहा है? अल्ट्रेशन आ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखो, लॉस और डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ किडनी, that is called रीनल फेलियर। क्या बोल सकते हैं? रीनल फेलियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये तो हो गया आपका क्या सिंपल सी डेफिनेशन किसकी थी? आपके रीनल फेलियर की सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि रीनल फेलियर कितने टाइप का होता है तो इसके कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है इसका एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर कौन सा दोस्तों? एक्यूट रीनल फेलियर। दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक, अब एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं अपन यहाँ पे। एक्यूट रीनल फेलियर कुछ समय के लिए होता है और अचानक होता है, जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है और एक्यूट रीनल फेलियर रिवर्सिबल होता है। कहने का क्या होता है? रिवर्सिबल, मतलब वापस दोबारा है ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक रीनल फेलियर परमानेंट डैमेज होता है। क्या होता है? परमानेंट डैमेज। कहने का मतलब ये लंबे समय तक होता है, इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक। वैसे देखा जाए एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट में कम समय लगता है जबकि क्रोनिक में ज़्यादा समय लगता है। कहने का मतलब अगर एक्यूट को ट्रीट नहीं किया गया तो कौन सी कंडीशन जनरेट हो जाती है? क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन जनरेट हो जाती है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। पहले एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं अपन किसको? एक्यूट रीनल फेलियर को। चलिए अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर। चलिए दोस्तों, एक्यूट रीनल फेलियर। अब एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करें? डेफिनेशन। देखो, अब एक्यूट रीनल फेलियर में क्या डेफिनेशन होती है? सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग। सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग और या बोल सकते हैं डिक्रीज द किडनी फंक्शनिंग that is called acute renal failure। क्या बोल सकते हैं? सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। लिखा मैंने सडन। अब ये बात बोलता हूँ कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों या कुछ आवर्स के लिए इसके फंक्शन क्या हो सकती है? अल्टर्ड हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर डिस्कस करें अपन तो इसमें एक और चीज़ याद रखना, ये रिवर्सिबल होती है। कौन सी होती है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वापस इसकी रिकवरी हो जाती है। रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कारण की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कारण की। एक्यूट रीनल फेलियर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ तक सबका क्लियर है? अगर किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कॉजेज़। अब यहाँ पे मैं कॉजेज़ की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो पहला कॉजेज़ आता है यहाँ पे 3 फेजेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया। प्री रीनल कॉजेज़। पहला कौन सा? प्री रीनल कॉजेज़।
दूसरा है इंट्रा रीनल कॉजेस। तीसरा है आपका पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल कॉजेस तीनों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्री रीनल कॉजेस, इंट्रा रीनल कॉजेस और पोस्ट रीनल कॉजेस। ठीक है, अब प्री रीनल कॉजेस के अंदर कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे आने वाली है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। पहले अपन बात करेंगे किसकी, प्री रीनल कॉजेस की, कि एक्यूट रीनल फेलियर के प्री रीनल कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्या है दोस्तों, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के कारण से कौन सी कंडीशन जनरेट हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन जनरेट हो सकती है। कैसे, इसका कारण सुनो। ड्यू टू द, पहली चीज़ सुनो आप कि हाइपोवोलेमिया क्यों हुआ। ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और हेमरेज। कौन सी कंडीशन दोस्तों, हेमरेज। ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड हेमरेज। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा हो गया, हाइपोवोलेमिया। अगर हाइपोवोलेमिया होता है बॉडी के अंदर, पहली चीज़ क्यों हो रहा है, डिहाइड्रेशन और हेमरेज के कारण से। कोई हेमरेजी कंडीशन है बॉडी के अंदर, उस कारण से भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। अभी हाइपोवोलेमिया होने के कारण से किडनी तक जो फ्लूइड ब्लड जो रहेगा वो कम पहुंचेगा, और जितना कम पहुंचेगा तो किडनी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उसकी जीएफआर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक और बात इसी के अंदर डिस्कस करता हूँ मैं। दूसरा इसी का कारण हाइपोवोलेमिया हो गया। एक हो गया आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, अभी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रहा है, आपको पता है जितना कार्डियक आउटपुट जितना डिक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, आपका जीएफआर उतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना कार्डियक आउटपुट कम होगा उतना ही आपका ब्लड किडनी तक कम पहुंचेगा, और जितना कम पहुंचेगा उतना ही क्या होगा वहाँ पे, उसकी फंक्शनिंग अल्टर्ड हो जाएगी। देखिए, इसे ड्यू टू द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, किस कारण से हो रहा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट। अगर किसी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसको एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और एक और होता है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कौन सा दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक वाली कंडीशन में। ठीक है, एक और चीज़ इसके अंदर होती है थ्रोम्बोसिस इन रीनल आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस का बन जाना। अगर थ्रोम्बस बन जाएगा तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण से आपकी किडनी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया, यहाँ पे हाइपोवोलेमिया हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, और एक और चीज़ यहाँ पे आती है डिक्रीज पेरीफेरल रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पेरीफेरल रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। किस कारण से, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के कारण से। कहने का मतलब एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के कारण से क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन, और जितना ज़्यादा वेजोडाइलेशन होगा उतना ही फ्लूइड आपकी किडनी तक धीरे धीरे पहुंचेगा, और जितना धीरे पहुंचेगा उतनी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, उसकी अल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, पहले प्री रीनल कॉज के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने, हाइपोवोलेमिया क्यों हो रहा है इसका कारण मैंने बताया, उसके बाद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, थ्रोम्बोसिस इन रीनल आर्टरी, उसके बाद तो चौथा कौन सा है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू द एनाफाइलेटिक रिएक्शन। कोई भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन के कारण से क्या हो सकता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहाँ पे इंट्रा रीनल कॉजेज़ की, किसकी बात करें दोस्तों यहाँ पे, इंट्रा रीनल कॉजेज़ की, कि इंट्रा रीनल कॉजेज़ क्या कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, इंट्रा रीनल कॉजेज़, अब इंट्रा रीनल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। देखिए, अब इंट्रा रीनल कॉजेज़ के अंदर मैं बोल रहा हूँ ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है जो नेफ्रॉन्स जो ट्यूबल्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्रोसिस मतलब यहाँ पे हो रहा है डैमेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है,
डैमेज हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक्यूट रीनल फेलियर के 90% कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका इंट्रारेनल कॉज और ट्यूबुलर नेक्रोसिस। कौन सा होता है? ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे आती है, टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा आता है? टॉक्सिक सब्सटेंस। अब टॉक्सिक सब्सटेंस में आता है आपका पेनिसिलिन ड्रग्स आती है, और एक वो आती है आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड। कौन सी दोस्तों? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, लेकिन आपको समझ के जाना यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए ट्यूबुलर नेक्रोसिस कितना परसेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? 90% रेस्पॉन्सिबल। जबकि टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से? यहाँ पेनिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड। पेनिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का अगर अपन हैवी डोज लेते हैं तो उससे क्या हो सकता है? एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, एनी ट्रॉमा इन किडनी। किसी भी ट्रोमेटिक कंडीशन के कारण से किडनी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे बोल दिया अपन, एनी ट्रॉमा, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर नेक्रोसिस बोल दिया, इसको टॉक्सिक सब्सटेंस बोल दिया। एक और चीज़, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द, कहाँ पे? ग्लोमेरुलर और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है दोस्तों, कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के कारण से किसकी फंक्शनिंग अल्टर्ड हो जाती है? आपकी किडनी की फंक्शनिंग अल्टर्ड हो, किसके अंदर आता है? आपका एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वाला कौन सा बच रहा है आपका? कौन सा है? पोस्ट रीनल कॉजेस। कौन सा बच रहा है दोस्तों? पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल कॉजेस। अब पोस्ट रीनल कॉजेस के अंदर एक चीज़ अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली इसकी एक ही बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन, अभी ऑब्स्ट्रक्शन किस किस के बीच में आ रहा है? देखिए ये आ रहा है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड किडनी के बीच में। यूरेथ्रल ओपनिंग और किडनी के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो उस कारण से भी क्या हो सकता है? एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या कंप्लीट है? कॉजेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे इसके फेजेस के, कि कितने फेज होते हैं। इसके 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं दोस्तों? फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज कौन सा होता है? ओलिगो यूरिक फेज। ओलिगो यूरिक फेज कौन सा होता है दोस्तों? ओलिगो यूरिक फेज। अभी ओलिगो यूरिक फेज जो होता है ये किसका टाइम ड्यूरेशन होता है? 8 से 15 दिन। कितना होता है? 8 to 15 डेज इसका ड्यूरेशन होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, किसके किसी के साइन एंड सिम्टम भी इसी के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ इसमें नज़र आने वाली है अपन को ओलिगो। खुद बोल रहा है ओलिगो यूरिक फेज। कहने का मतलब इसमें यूरिन आउटपुट क्या रहेगा? यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अब बात दिमाग में आती है सर कितना डिक्रीज होगा, तो इसमें लेस देन कितना हो जाएगा? 400 ml। 400 ml से कम होने को अपन बोलते हैं ओलिगो यूरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर यूरिन आउटपुट यहाँ पे कम होगा तो हाइपरवोलेमिया या हाइपोलेमिया यहाँ पे होगा हाइपरवोलेमिया, और इस कारण से यहाँ पे होगा हाइपरटेंशन। क्या होगा? हाइपरटेंशन। क्या हो सकता है दोस्तों? हाइपरटेंशन। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हाइपरटेंशन यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्या? ड्यू टू द हाइपरवोलेमिया। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपरटेंशन हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? यहाँ पे हाइपरवोलेमिया के कारण से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एंड क्रिएटिनिन लेवल। किसका लेवल बढ़ रहा है? यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्रिएटिनिन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। अब बात डिस्कस कर रहे हैं अपनी, यूरिन आउटपुट यहाँ पे कम हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों यहाँ पे हाइपरटेंशन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हाइपरवोलेमिया हो रहा है, ठीक है। उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए बात कैसे में एक और प्रॉब्लम आती है, लिथार्जी। एक और चीज़ यहाँ पे आती है
कैल्शियमिया, कैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि किडनी के अंदर विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है। क्या होता है? एक्टिवेशन। अगर किडनी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे किडनी की फंक्शनिंग अब अल्टर्ड होती है तो डिक्रीज या नॉट एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो विटामिन डी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब देखो कैल्शियम क्यों हुआ यहाँ पे? देखिए क्योंकि जबकि विटामिन डी जो होता है यहाँ पे एक्टिवेशन कहाँ होता है? किडनी में। किडनी की फंक्शनिंग यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज फंक्शनिंग के कारण से विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा तो आपके यहाँ पे कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा, और जितना कम होगा उतना ही क्या होगा? वहाँ पर हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए डिक्रीज H+ आयन एक्सक्रीशन, H+ आयन का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात डिक्रीज HCO3 बाइकार्बोनेट आयन प्रोडक्शन, कि बाइकार्बोनेट आयन का जो प्रोडक्शन होगा वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन कम है और आपके H+ आयन का एक्सक्रीशन भी कम हो रहा है, तो आपके H+ आयन जैसे बॉडी के इसके अंदर बढ़ेंगे तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। कौन सी कंडीशन होने वाली है दोस्तों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक और चीज़ यहाँ पे किसकी जो GFR जो होती है, नॉर्मल GFR कितनी होती है? 120 ml 125 ml पर मिनट यहाँ पे नॉर्मल GFR होती है। ठीक है, GFR भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब कितने सिम्टम्स अपने यहाँ पे पढ़ लिए इसके फेजेस के अंदर, ओलिगोयूरिक फेज के अंदर, कि पहले तो पढ़ा कितने टाइम का होता है? 8 to 15 डेज का होता है। दूसरी बात यूरिन आउटपुट यहाँ पर डिक्रीज होता है, कितना कम होता है? 400 ml से कम हो जाता है। दूसरी बात हाइपरटेंशन होता है, इसी को अपन ने बोला किस कारण से होता है? हाइपरवोलेमिया के कारण से होता है। उसके बाद ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल बढ़ेगा, लेथार्जी होगा, हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, और विटामिन डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रीनल फेलियर के लिए, कैल्शियम के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे H+ आयन का एक्सक्रीशन कम हो गया और प्रोडक्शन किसका कम हो गया? बाइकार्बोनेट आयन का। और H+ आयन का बॉडी के अंदर बढ़ना वो किसको इंडिकेट करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। दूसरी बात GFR भी यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। GFR जितनी कम होगी उतना यूरिन आउटपुट भी उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी फेज कंप्लीट हुई आपकी? ओलिगोयूरिक फेज। ठीक, अब नेक्स्ट फेज का नाम आता है अपना कौन सा वाला? डाईयूरेटिक फेज। कौन सा दोस्तों? डाईयूरेटिक फेज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी फेज आती है आपकी डाईयूरेटिक फेज। अब डाईयूरेटिक फेज के अंदर क्या आने वाला है? खुद वर्ड डाईयूरेटिक फेज कहने का मतलब यहाँ पे यूरिन आउटपुट बढ़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अपन ड्यूरेशन। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इसका होता है 1 to 3 वीक्स। कितनी होता है? 1 से 3 वीक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या होगा? डाईयूरेटिक फेज, खुद बोल रहा है डाईयूरेटिक मतलब यूरिन आउटपुट यहाँ पे बढ़ रहा है। लिखेंगे इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? ये 4 से 5 लीटर एक दिन में पर डे। 4 से 5 लीटर यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। कोई कौन सा फेज यहाँ पे? डाईयूरेटिक फेज। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन यहाँ पे होगा हाइपोटेंशन। क्या होगा? हाइपोटेंशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी से जो फ्लूइड वॉल्यूम जो हो रहा है क्या हो रहा है? कम। और जितना फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा उतने आपके ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पे फ़र्क पड़ता है, कि उसका मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हो रहा है तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है टेकीकार्डिया। और अगर अपने बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा बाहर जा रहा तो अपनी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डिहाइड्रेशन। क्या होगा दोस्तों? डिहाइड्रेशन। इसमें कितनी बात बोली? यूरिन आउटपुट कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया,
टैकीकार्डिया हो गया और डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो कंडीशन सारी हो रही है इसके, और एक और बात, यहाँ पे जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है, और यहाँ पे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल भी यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया। और एक और बात, क्रिएटिनिन लेवल भी यहाँ पे, क्रिएटिनिन लेवल भी यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक और बात, इम्प्रूव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या हुआ, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल यहाँ पे कम होगा, क्योंकि इस वाले कंडीशन में किडनी रिकवर कर रही है। क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। अब रिकवरी फेज जिसके अंदर आएगा उसमें कंप्लीट रिकवरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फेज अपना आता है कौन सा, रिकवरी फेज। कौन सा फेज आता है दोस्तों, रिकवरी फेज। देखिए बहुत ही शानदार फेज है। तीसरा रिकवरी फेज। अब ये रिकवरी फेज क्या होता है, देखिए रिकवरी फेज का सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं अपन। टाइम ड्यूरेशन जो होता है इसका 1 to 3 ईयर्स या 2 ईयर्स तक इसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, 1 to 2 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर बात करें अपन रिकवरी फेज की, कि किडनी प्रॉपर काम करने में कम से कम 1 से 2 साल भी लगा सकती है। अब रिकवरी फेज में क्या होगा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल, उसके बाद आपका कैल्शियम लेवल, उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पे सोडियम लेवल नॉर्मली, और उसका फ्लूइड वॉल्यूम, ये सब क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फेज जनरेट हो रहा है, अपना चल रहा है अपना रिकवरी फेज यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों अपन यहाँ पे पढ़ा कि एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके कितने फेजेस होते हैं, इसके कितने फेजेस अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए, इसके कितने कारण होते हैं, पेरिनल, इंटरनल, पोस्टरेनल कॉजेज होते हैं। अब नेक्स्ट जो ये अपना इसके बारे में डिस्कस किया, अब अपन इसको यहाँ तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर को, उसको भी कंप्लीट पढ़ के उसके बाद साथ में एक्यूट और क्रोनिक दोनों का मैं मैनेजमेंट एकदम मैं कंबाइंड बताऊंगा। इसलिए आपको यहाँ पे आज अपन ने क्या पढ़ा, एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा क्रोनिक रीनल फेलियर का कंप्लीटली। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।